हाल ही में केंद्र सरकार ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया है, लेकिन मणिपुर के राष्ट्रपति शासन की एक खास बात है। खास बात यह है कि यहां पर विधानसभा को भंग नहीं किया गया, बल्कि विधानसभा एनिमेटेड सस्पेंडेड सिचुएशन में है। तो वैसे में सवाल उठता है कि एनिमेटेड सस्पेंडेड सिचुएशन क्या होती है और क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इस पूरी सिचुएशन में देखने को मिलते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। तो वीडियो की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि वीडियो की रूपरेखा क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करेंगे खबर को लेकर के कि खबर क्या है। खबर के बाद हम सस्पेंडेड एनिमेशन का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है, उसको थोड़ा सा जानेंगे। इसके अलावा इसका उपयोग क्यों किया जाता है, कहां पर इसका इस्तेमाल होता है, उसको भी देखेंगे। विवाद का इतिहास क्या रहा है कि यानी कि मणिपुर की जो पूरी सिचुएशन है वो कहां से पैदा होती है, क्यों पैदा होती है, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, उसको भी यहां पर हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। फिर अंत में आपका एक प्रश्न भी होने वाला है। ये प्रश्न जो है वो आपका इसी वीडियो पर आधारित होगा, तो आप अगर वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आसानी से उस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा ये जो पूरा वीडियो है आपका जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है। आप इसको जीएस पेपर 3 से भी जोड़ सकते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था से भी पूरा टॉपिक जुड़ता है, और इंटरनल सिक्योरिटी इसके अलावा गवर्नेंस का जो सेक्शन है वहां से भी आपका ये पूरा टॉपिक आपको जुड़ता हुआ नजर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले बात करते हैं खबर क्या है। तो खबर हमारी यही है कि आपको याद होगा बीते दिनों हमने बात की थी कि जो मणिपुर के मुख्यमंत्री थे एन बीरेन सिंह, इन्होंने बेसिकली राजनीतिक दबाव के चलते इस्तीफा दे दिया था। लगातार लंबे समय से मणिपुर में जातीय हिंसा आपको देखने को मिल रही थी, और इसी जातीय हिंसा की वजह से मुख्यमंत्री पर एक बड़ा राजनीतिक दबाव मौजूद था। आखिरकार उस दबाव से हारकर मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफे देने के बाद आपको देखने को मिलता है कि नए मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन वहां पर नया मुख्यमंत्री अभी तक नहीं चुना जा सका है। इसीलिए केंद्र सरकार की तरफ से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई है। आधिकारिक घोषणा की अगर आप बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि वर्तमान समय में मणिपुर के राज्यपाल कौन है, अजय कुमार भल्ला। तो राज्यपाल अजय कुमार भल्ला की रिपोर्ट के बाद इस संबंध में आदेश जारी किया है। अब राष्ट्रपति शासन की अगर आप बात करें तो राष्ट्रपति शासन के बारे में हम जानते हैं भारतीय संविधान का आर्टिकल 356 जो है 356 जो है वो इस संबंध में प्रावधान करता है। राष्ट्रपति शासन जो है वो मुख्य तौर पर दो तरीके से लगाया जा सकता है, दो आधार पर लगाया जा सकता है। यदि राज्य के जो राज्यपाल हैं वो केंद्र सरकार को इस संबंध में रिपोर्ट पेश करते हैं तो भी राष्ट्रपति उनकी रिकमेंडेशन के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका यह है कि अगर रिपोर्ट नहीं भी आती है और राज्य और जो केंद्र सरकार है, केंद्रीय मंत्रिमंडल है या राष्ट्रपति है, उनको लगता है कि सिचुएशन ठीक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हुआ है, राज्य की सरकार जो है वो संविधान के नियमों का पालन नहीं कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में भी जो आपका राष्ट्रपति शासन है वो किसी राज्य में लगाया जा सकता है। कारण की यदि आप बात करें, कारण वही है जो कि भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में असमर्थ है। राज्य सरकार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं उनको फॉलो नहीं कर रही है। कानूनी आधार हमने देखा आर्टिकल 356 जो है उसके तहत राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य में इस तरह की जो प्रक्रिया है उसको फॉलो कर सकते हैं और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। प्रभाव की बात करें कि अगर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो उसका इम्पैक्ट क्या आने वाला है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति को मणिपुर सरकार के सभी जो अधिकार हैं, सभी जो पावर्स हैं, जो शक्तियां हैं, वो शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हो जाएंगी। और इसके साथ साथ राज्य विधानसभा की शक्तियां संसद को बेसिकली यहाँ पर जो है संसद द्वारा नियंत्रित की जाएंगी अगर राष्ट्रपति इस संबंध में घोषणा करते हैं। तो अगर राष्ट्रपति ये निर्धारित कर देते हैं कि राज्य विधानसभा जिन विषयों पर कानून बना सकती थी, अब उन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को मिल जाएगी, तो केंद्र सरकार मणिपुर के भीतर जो है राज्य के विषयों पर भी कानून बना सकती है। तो ये दो बड़े बदलाव आपको मणिपुर में देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा कि आपकी खबर क्या है, खबर में क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिले हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर एक शब्द आता है, शब्द जिसको खासतौर पर मणिपुर के संदर्भ में इस्तेमाल किया जा रहा है वो ये है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन तो लागू किया गया है, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन है, लेकिन मणिपुर की जो विधानसभा है उसको भंग नहीं किया गया, उसको डिसॉल्व नहीं किया गया है, बल्कि मणिपुर की जो विधानसभा है वो सस्पेंडेड एनिमेशन की सिचुएशन में है। तो आखिर ये सस्पेंडेड एनिमेशन होता क्या है, क्योंकि अगर आपने पॉलिटी पढ़ी भी है तो लक्ष्मीकांत में कहीं पर आपको इस शब्द का जिक्र देखने को नहीं मिलेगा, और भी अगर आपने किताबें पढ़ी हैं तो ये शब्द जो है सामान्यतः आपको किताबों में देखने को नहीं मिलता है। तो आखिर इसका मतलब क्या है, मतलब को अगर आप समझने की कोशिश करें तो प्रायः अगर आप देखें, सामान्य तौर पर अगर आप देखें तो सस्पेंडेड एनिमेशन शब्द जो है इसको मूलतः बायोलॉजी में, खासतौर पर मेडिकल में इस्तेमाल किया जाता है।
कैसे इस्तेमाल किया जाता है? अर्थ अगर आप देखें तो सस्पेंडेड एनिमेशन बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें सामान्य शरीर का अस्थायी रूप से रोक दिया जाता है। बेसिकली सामान्य शरीर का जो कार्य होता है वो अस्थायी रूप से रुक जाता है या तो धीमा हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति है वो व्यक्ति जीवित रहता है। तो इसको अगर आप देखें तो जैसे जानवरों में अक्सर आपको हाइबरनेशन की सिचुएशन देखने को मिलती है, जहां पर जानवर जो हैं वो एक बहुत गहरी नींद में चले जाते हैं। वो जीवित रहते हैं, लेकिन जीवित रहते हुए भी उनके शरीर का जो सामान्य कार्य है वो काम उस ढंग से नहीं हो पाता है जैसा सामान्यतः आपको देखने को मिलता है। तो उसको हाइबरनेशन कहा जाता है। निष्क्रियता की स्थिति आपको देखने को मिलती है। तो ओवरऑल जब आप मेडिकल में बात करते हैं तो मेडिकल के टर्मिनोलॉजी में सस्पेंडेड एनिमेशन का मतलब ये है कि आपके शरीर का जो काम है वो काम रुक जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप जीवित रहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? सस्पेंडेड एनिमेशन कहा जाता है। ये हमने मेडिकल के टर्म में समझा। अब इसको पॉलिटी के टर्म में समझते हैं। पॉलिटी के टर्म में या फिर राज्य विधानसभा के संदर्भ में इसका क्या मतलब हो सकता है? पॉलिटी संविधान के संदर्भ में अगर आप देखें तो सस्पेंडेड एनिमेशन का अर्थ है बेसिकली ऐसी सिचुएशन से है जहां पर आपका राज्य विधानसभा को अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिया जाता है, लेकिन भंग नहीं किया जाता, डिसॉल्व नहीं किया गया है, लेकिन अस्थायी रूप से इनएक्टिव कर दिया गया है, यहां पर निष्क्रिय कर दिया गया है। विधायक जो हैं, जो भी आपके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, एमएलएज हैं, वो अपनी सदस्यता बरकरार रखते हैं, वो सदन के सदस्य रहते हैं, लेकिन विधानसभा अपनी शक्तियां खो देती है। विधानसभा यानी कि जो सदन है आपका वो कोई काम नहीं कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी जो आपके सदन के मेंबर्स हैं वो मेंबर्स बने रहते हैं। तो ये सिचुएशन को कहा जाता है सस्पेंडेड एनिमेशन पॉलिटी के संदर्भ में। राज्य के राज्यपाल जो है वो विधानसभा का सत्र बुला नहीं सकते हैं या स्थगित नहीं कर सकते हैं जब तक कि सिचुएशन जो है सस्पेंडेड एनिमेशन में बनी रहती है। इसके अलावा इस दौरान राज्य के लिए कानून बनाने की जो शक्तियां हैं वो किसको मिल जाती हैं? संसद को मिल जाती हैं। तो इस पूरी सिचुएशन को कहा जाता है क्या? सस्पेंडेड एनिमेशन। इसको थोड़ा सा और अगर हम समझने की कोशिश करें तो होता क्या है सस्पेंडेड एनिमेशन में? सस्पेंडेड एनिमेशन में बेसिकली आपकी एक तो सामान्य सिचुएशन में क्या होता है, ये आपकी विधानसभा है, ये आपका सदन है, सदन के कुछ मेंबर्स होते हैं जो कि सदन का हिस्सा माने जाते हैं। ये लोग मिलकर के डेलिब्रेशन करते हैं, कानून बनाते हैं, इनका चयन होता है और फिर आपस में डिस्कशन करके कानून का निर्माण होता है। लेकिन अगर किसी राज्य की विधानसभा सस्पेंडेड एनिमेशन की सिचुएशन में है तो उसमें ये आपका सदन है, ये सदन फिर कोई काम नहीं कर पाएगा। ये सदन जो है बुलाया नहीं जा सकता, ये जो सदन है स्थगित नहीं किया जा सकता, कोई काम नहीं कर सकता। केवल और केवल ये सदन मौजूद है, केवल अस्तित्व में है, इतनी ही चीज आपको देखने को मिलती है। बाकी जो सदन के तमाम काम हैं वो काम ये सदन नहीं करता है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि आखिर अगर हमें सदन से कोई काम करवाना ही नहीं है तो फिर हम सदन को रखे क्यों हुए हैं? उसके पीछे के क्या कारण हैं उसको थोड़ा सा अगर आप समझें। लेकिन उसको समझने से पहले एक बड़ी सूचना आपके लिए मौजूद है। बड़ी सूचना यह है कि आपकी तैयारी को और ज्यादा बेहतर करने के लिए, आपके सवालों पर जो आपकी पकड़ है उसको मजबूत करने के लिए हम एक नई सीरीज लेकर के आ रहे हैं। तो इस पूरी नई सीरीज में बेसिकली हम क्या करेंगे कि 2019 से लेकर के 2024 तक यूपीएससी ने जो भी अपने एग्जाम में सवाल पूछे हैं उन सभी सवालों को एनालाइज करेंगे, उन सभी सवालों के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको एनालाइज करेंगे। तो इससे फायदा ये होगा कि आप एक तो जो पीवाईक्यू है उसको बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, दूसरा आप ये भी समझ पाएंगे कि आखिर सवालों को सॉल्व कैसे करना होता है। तो ये भी हम जो है आपस में साथ मिलकर के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम आपको जो है हर रोज शाम को 9 बजे लाइव होता हुआ नजर आएगा, तो आप इसको रोज जो है 9 बजे देख सकते हैं। जल्द ही प्रोग्राम की शुरुआत होने वाली है, तो प्रोग्राम से जुड़ना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होने वाला है। आपकी तैयारी के लिहाज से जो है पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पीवाईक्यू का प्रोग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको जो है हमेशा नजर में रखना है। 2024 से लेकर के 2019 से लेकर के 24 तक के जो भी सवाल रहे हैं उनको यहाँ पर हम एनालाइज करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब हमारा सवाल ये था कि आखिर अगर हमें सदन से कोई काम करवाना ही नहीं है तो हम सदन को रखे ही क्यों, उसको बना करके ही क्यों रखें, हम उसको डिसॉल्व क्यों नहीं कर देते? उसको अगर आप समझने की कोशिश करें तो आमतौर पर आपको क्या देखने को मिलता है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 356 जो है उसके तहत आपका राष्ट्रपति शासन लागू होता है और जो आपकी विधानसभा है उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। लेकिन जब विधानसभा डिसॉल्व होती है तो विधानसभा के डिसॉल्व होने के बाद यह अनिवार्य है कि दोबारा चुनाव होंगे, यानी कि दोबारा चुनाव के बाद ही नई सरकार जो है स्थापित की जा सकती है। लेकिन सस्पेंडेड एनिमेशन में क्या होता है? सस्पेंडेड एनिमेशन में क्योंकि विधानसभा को भंग नहीं किया गया है तो ऐसी सिचुएशन में अगर सरकार बनाने के लिए कोई सामने आता है तो बिना चुनाव कराए भी सरकार बनाई जा सकती है।
यही डिफरेंस आपको सस्पेंडेड एनिमेशन और मेन जो आपका राष्ट्रपति शासन है उसके बीच में देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट हमने यहाँ पर समझा कि अगर आपका सस्पेंडेड एनिमेशन लागू है तो इसका मतलब ये है कि जो सरकार है वो बिना चुनाव कराए भी आयोजित की जा सकती है। जैसे ही किसी व्यक्ति को संसद का जो बहुमत है या संसद का जो विश्वास है वो प्राप्त होता है, वो अपनी सरकार बना सकता है। लेकिन अगर एक बार, अगर आप देखें आर्टिकल 356 के तहत एक बार भी अगर संसद को डिसॉल्व कर दिया जाता है तो अगली जो सरकार बनेगी वो सरकार केवल तब बनेगी जब राज्य में चुनाव आयोजित किए जाएंगे। तो ऐसे में चुनाव का डिफरेंस यहां पर आपको दोनों के बीच में देखने को मिल जाता है। तो अगर किसी पार्टी के पास सरकार बनाने की संभावना नहीं है तो फिर विधानसभा को सामान्यतः भंग कर दिया जाता है। सस्पेंडेड एनिमेशन का प्रभाव यही होता है कि विधायक जो है वो बिना किसी विधायी कार्य के वेतन प्राप्त करते रहते हैं, सुविधाएं प्राप्त करते हैं, विधानसभा अपनी कानूनी शक्तियों को खो देती है और केंद्र सरकार राज्यपाल के माध्यम से राज्य को चलाती है। लेकिन जैसे ही बेसिकली यहाँ पर आपका कोई व्यक्ति सामने आता है जो व्यक्ति सरकार बनाने के लिए तैयार है, उस व्यक्ति को फिर सत्ता सौंप दी जाती है और फिर सस्पेंडेड एनिमेशन की सिचुएशन और राष्ट्रपति शासन जो है वो समाप्त हो जाता है। तो ये ओवरऑल यहाँ पर हमने इसके उपयोग की बात की कि उपयोग क्या हो सकता है। अब एक बार आगे बढ़ते हैं, पूरे मामले को हमने समझ लिया है कि पूरा क्या सस्पेंडेड एनिमेशन का अर्थ क्या होता है, क्या क्या चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। तो जो आपके एमएलए हैं उनको बिना किसी काम की सैलरी प्राप्त होती है, सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। फिर इसके साथ साथ टैक्स पेयर्स का जो खर्चा है वो भी यहाँ पर बढ़ता रहता है और काम कोई नहीं होता है। इसको कहा जाता है सस्पेंडेड एनिमेशन की सिचुएशन। लेकिन विधानसभा भंग नहीं हुई है, ये आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मणिपुर की सिचुएशन पे। मणिपुर में क्या चल रहा है? मणिपुर में नस्लीय हिंसा चल रही है। मणिपुर का इतिहास अगर आप देखें, ये जो पूरी हिंसा का इतिहास है इसकी शुरुआत हुई थी 3 मई 2023 से। 3 मई 2023 के बाद से लगातार आपको मणिपुर में हिंसा देखने को मिल रही है। 2 साल जो है बहुत जल्द इस पूरी हिंसा के पूरे होने वाले हैं और अनुमान यह है कि इस पूरी हिंसा की वजह से अब तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 60,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो अभी तक इस पूरी सिचुएशन में घायल हुए हैं, विस्थापित हुए हैं। तो बहुत बड़े लेवल पर आपको मणिपुर में पूरी घटना देखने को मिल रही है और अधिकांश लोग जो है मणिपुर के वो आपको वर्तमान समय में जो आपके विस्थापित शिविर होते हैं वहां पर रहते हुए नजर आ रहे हैं। मणिपुर में ये विवाद हुआ क्यों, उसको थोड़ा सा अगर आप समझने की कोशिश करें तो मणिपुर के जो अधिकांश टोपोग्राफी है उसको आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका मैदानी इलाका और एक है आपका पहाड़ी इलाका। आपको याद होगा जब हमने इस पूरे विवाद को समझा था तो हमने एक एग्जाम्पल से समझा था। एग्जाम्पल जैसे आप फुटबॉल के ग्राउंड को देखें, ये आपका फुटबॉल का ग्राउंड है। फुटबॉल के ग्राउंड, ये पूरा ग्राउंड है आपका। ग्राउंड में छोटा, ये फुटबॉल का पूरा स्टेडियम है। स्टेडियम में छोटा सा आपका ग्राउंड होता है और ये चारों तरफ क्या है, ये आपका फुटबॉल मैच देखने का जो स्टैंड होता है वो है, जहां पर लोग बैठ करके मैच देख सकते हैं। तो अब यहां पर अगर आप मणिपुर को एक फुटबॉल स्टेडियम के तौर पे मान लें तो इसमें से ये वाला जो आपका अंदर वाला इलाका है इसको आप मैदानी इलाका मान सकते हैं और ये जो आपका बाहर वाला इलाका है इसको आप जो है पहाड़ी इलाका मान सकते हैं। तो ये हो गया आपका मणिपुर। क्या है, मणिपुर आपका 2 हिस्सों में डिवाइड है। एक तरफ है आपका मैदानी इलाका, एक तरफ है आपका पहाड़ी इलाका। अब मैदानी इलाके में कौन लोग रहते हैं? मैदानी इलाके में रहते हैं आपके मैतई समुदाय के लोग। मैदानी इलाके में कौन रहते हैं? 10% इलाका है और मैतई समुदाय के 64% लोग जो हैं वो यहाँ पर, जो कि राज्य की कुल आबादी का 64% है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि इलाका बहुत छोटा है लेकिन मणिपुर की अधिकांश आबादी कहां पर रहती है? अधिकांश आबादी है मैतई कम्युनिटी की और वो रहती है इस मैदानी इलाके में। बाहरी इलाके की अगर आप बात करें, पहाड़ी इलाके की अगर आप बात करें तो पहाड़ी इलाका राज्य के कुल क्षेत्रफल का तकरीबन 90% हिस्सा है, यानी कि अधिकांश हिस्सा आपका पहाड़ी इलाके में है। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो हैं आपके जनजातीय लोग, यानी कि शेड्यूल, यानी कि आपके जो ट्राइबल लोग हैं, कुकीजोम जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको रहते हुए नजर आते हैं। अब दिक्कत यहाँ पर यह है कि ये वाला जो पूरा इलाका है बहुत छोटा इलाका है लेकिन यहाँ पर राज्य की 65% आबादी रहती है जो कि अधिकांश मैतई कम्युनिटी से हैं। और ये वाला जो आपका इलाका है, पहाड़ी इलाका है, ये राज्य का बहुत बड़ा इलाका है। तकरीबन हमने देखा कि राज्य का 90% हिस्सा यहाँ पर इस एरिया में पहाड़ी इलाके में आता है लेकिन पहाड़ी इलाके में बहुत कम आबादी रहती है। इन्हीं दोनों के बीच में आपको डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है। डिस्प्यूट किस बात को लेकर के है? डिस्प्यूट इस बात को लेकर के है कि जो आपकी मैतई कम्युनिटी है, डिस्प्यूट बेसिकली आप कह सकते हैं संसाधनों के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के है। दुनिया में आपको जो भी विवाद देखने को मिलेगा, जो भी समस्याएं हैं, वो समस्याएं आप कह सकते हैं मूलतः एक ही रीजन की वजह से, एक ही कारण है और वो कारण है संसाधनों का सीमित होना, संसाधनों का लिमिटेड होना। संसाधन लिमिटेड हैं लेकिन हमारी जरूरतें तो असीमित हैं, हमारी जरूरतें तो अनलिमिटेड हैं। तो इन अनलिमिटेड जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको विवाद देखने को मिलता है। यहां पर विवाद की अगर आप बात करें तो जो आपकी मैतई कम्युनिटी के लोग हैं, यानी कि जो इस छोटे से इलाके में रहते हैं लेकिन जिनकी आबादी बहुत बड़ी है,
उन लोगों की डिमांड ये है कि इनको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए। शेड्यूल्ड ट्राइब के दर्जे की मांग क्यों कर रहे हैं ये लोग? शेड्यूल्ड ट्राइब के दर्जे की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पर जो इस छोटे से इलाके में लोग रहते हैं, ये आपका वर्तमान समय में कुछ लोग इसमें शेड्यूल कास्ट में आते हैं, कुछ अदर बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं, कुछ जनरल में आते हैं, नॉन रिजर्व में आते हैं। तो इन लोगों को ये वाला जो आपका इलाका है, बाहर वाला जो इलाका है, पहाड़ी इलाका जो है, वहां पर जमीन खरीदने का अधिकार प्राप्त नहीं है, जबकि आपकी इस वाले इलाके के जो लोग हैं वो यहां पर जाकर के जमीन खरीद सकते हैं। तो अब यहां पर इनका कहना यह है कि हम एक बहुत छोटे से इलाके में रहते हैं, हमारी आबादी बहुत बड़ी है, तो हमें यहां पर जमीन खरीदने के अधिकार प्राप्त क्यों नहीं है? इसी को लेकर के विवाद आपको देखने को मिल रहा है। ये वैसे कॉम्प्लेक्स विवाद जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन विवाद को आप थोड़ा सा संक्षेप में अगर समझने की कोशिश करें तो ये कुछ सिचुएशन आपको मणिपुर में देखने को मिलती है, इसी को लेकर के विवाद देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने मणिपुर के विवाद को समझ लिया। अब एक बार थोड़ा सा इस पूरे रीजन के मैप को देख लेते हैं, थोड़ा सा मैप याद कर लेते हैं, क्योंकि ये पूरा जो विवाद है लगातार चर्चा में बना हुआ है, तो यहाँ से सवाल आने की संभावना तो बनी रहती है। ये है हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका। इसमें अगर आप देखें आपको कौन कौन से राज्य मिलेंगे, सबसे पहले ऊपर की तरफ अगर आप देखें आपको अरुणाचल प्रदेश मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश से अगर आप नीचे की तरफ आए तो यहाँ पर आपको नागालैंड देखने को मिलेगा। नागालैंड से अगर आप नीचे की तरफ आए तो आपको क्या मिलेगा? मणिपुर देखने को मिल जाएगा। नागालैंड से नीचे क्या है? मणिपुर है। इधर आपको मिजोरम देखने को मिलेगा। इधर आपका त्रिपुरा मौजूद है, त्रिपुरा आपको याद रखना है। इधर आपका मेघालय मौजूद है, इतना ही आपको याद रखना है। बीच में तो आप याद ही रख लेंगे, बीच में आपका असम है, तो इतना आपको याद रखना है। क्या क्या है दोबारा एक बार से रिवाइज करें। सबसे ऊपर आपका अरुणाचल प्रदेश मौजूद है, अरुणाचल प्रदेश से नीचे आपका नागालैंड है, नागालैंड से नीचे क्या मिलेगा आपको? मणिपुर मिलेगा। मणिपुर से नीचे अगर आप देखें तो आपको मिजोरम मिलेगा। मिजोरम के साइड में अगर आप जाएं, मिजोरम के अगर आप वेस्ट में जाएं तो मिजोरम के वेस्ट में मिलेगा आपको त्रिपुरा, और त्रिपुरा से ऊपर मिलेगा आपको मेघालय। फिर बीच में आपको मिल जाएगा असम। तो असम यहाँ पर बीच में है, ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, नीचे नागालैंड है, फिर मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है। ये आपको याद रखना है। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। अब एक बार कौन कौन से देशों के साथ सीमा साझा करते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो इसमें अगर आप देखें म्यांमार के साथ कौन कौन सीमा साझा करता है, सबसे पहले आपका मिजोरम है। मिजोरम म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। मणिपुर है, मणिपुर म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। नागालैंड म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, और अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। तो भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जो कि म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? पहला है आपका मिजोरम, नीचे से आप शुरू करें, पहला है मिजोरम, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है नागालैंड, चौथा है अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा अगर आप देखें चाइना के साथ है, यहाँ पर आपको चाइना के साथ भारत का अरुणाचल प्रदेश है, ये सीमा साझा करता हुआ नजर आएगा। हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, वैसे आपका सिक्किम जो है ये भी यहाँ पर सीमा साझा करता है, लेकिन हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं। तो ये सिक्किम यहाँ पर है, आप सिक्किम को यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, तो बांग्लादेश के साथ आपका इधर आप देखें तो वेस्ट बंगाल आपकी सीमा साझा करता है, इधर आपका मेघालय मौजूद है, इधर आपका त्रिपुरा मौजूद है। तो ये 3 राज्य आपके वेस्ट बंगाल के, ये 3 राज्य आपके भारत के हैं जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? आपका सबसे पहले वेस्ट बंगाल है, इधर त्रिपुरा है, इधर आपका मेघालय मौजूद है। तो ये इधर, इसके अलावा असम का कुछ हिस्सा भी जो है वो भी आपका बांग्लादेश से लगता है। तो ये वाला साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको कुछ हिस्सा असम का बांग्लादेश से लगता हुआ नजर आएगा। भूटान से अगर आप बात करें तो भूटान से भारत के भी बहुत सारे राज्य हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ सीमा साझा करता है, असम सीमा साझा करता है, वेस्ट बंगाल सीमा साझा करता है, और सिक्किम सीमा साझा करता है। तो इस तरह से आपको इस पूरे रीजन के मैप को देखना है, मैप को समझना है, और कहां पर क्या चीजें हैं उनको याद करना है। एक बार फिर से स्टेट्स को याद कर लेते हैं हम। सबसे ऊपर आपको अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड है, फिर मणिपुर है, मणिपुर के नीचे आपको यहाँ पर मिजोरम मिलेगा, फिर आपको त्रिपुरा मिलेगा, फिर मेघालय मिलेगा, बीच में आपको असम मिल जाएगा। तो ये राज्य आपको इस तरह से याद रखना है। देखिए लगातार जब आप इसको रिवाइज करते रहेंगे तभी ये चीजें आपको याद होंगी। तो ये हमने विवाद का इतिहास क्या है और इस पूरे रीजन की ज्योग्राफी क्या है उसको एक बार समझ लिया है। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। अंत में आपके लिए करंट अफेयर का सवाल है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि मणिपुर निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो नहीं शब्द पर आपको गौर करना है। अभी अभी हमने इसकी पूरी ज्योग्राफी पढ़ी है, अभी अभी हमने नॉर्थ ईस्ट की ज्योग्राफी देखी है। बहुत आसान सा सवाल है, थोड़ा सा विजुलाइज करिए, थोड़ा सा सोच करके देखिए कि कौन सा राज्य कहां पर मौजूद था। ऑप्शन आप देख लें, ऑप्शन है हमारा मिजोरम, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी नागालैंड, और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी हमने इसको पूरे मैप को देखा है, मुझे लगता है ज्यादा दिक्कत आपको सवाल को सॉल्व करने में नहीं आएगी। इसी वीडियो को यहाँ पर इसी नोट के साथ समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, परिवारजनों के साथ।
मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।